नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट फर्स्ट शिफ्ट के प्रधानाचार्य महोदया के निर्देशानुसार एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। वेबिनार का विषय है लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जीवन और उनकी शिक्षाएं। महात्मा गांधी का नाम अपने जेहन में लेते ही एक ऐसे महामानव अंकित हो जाता है जिसे विश्व अनेक नामों से बुलाता है। कोई उन्हें प्यार से बापू कहता है, कोई उन्हें राष्ट्रपिता कहता है, कोई उन्हें महात्मा की संज्ञा देता है। नाम अनेक, व्यक्ति एक। कुछ लोग तो उसे नंगा फकीर भी कह गए। जिस भावना से भी लोगों ने कहा, उन्हें आज अपनी भावनाओं पर रिग्रेट भी होता होगा, अफसोस भी होता होगा। किन हालातों में लोगों ने कहा। खैर, हमारे लिए बापू श्रद्धेय थे, श्रद्धेय हैं और श्रद्धेय रहेंगे। हम इस वेबिनार के माध्यम से यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे युवा साथी, हमारे ये बच्चे जो कल देश के भविष्य बनेंगे, जिनके मजबूत कंधों पर देश का भविष्य होगा, ये बच्चे बापू के बारे में क्या सोचते हैं, इनके सपनों के बापू कैसे थे, इनको देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे बीच विद्यालय की 4 महोदया उपस्थित हैं, जिनके सद प्रयासों से विद्यालय नित नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। ऐसे प्रधानाचार्य महोदया को हम अपने बीच पाकर धन्य महसूस कर रहे हैं। आज सूचना और क्रांति का समय है और सूचना और क्रांति के इस युग में हिंदी और अंग्रेजी के विद्वान उप प्रधानाचार्य महोदयगण हमारे बीच हैं। यह हमारा सौभाग्य है। कहते हैं, मेरा मानना है, आप सबका मानना है, हम सब एहसास करते हैं, अगर दाल है और दाल में नमक न हो तो दाल फीकी हो जाती है। उसी तरह विद्यालय में अगर सीसीए एक्टिविटीज न हो तो विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन बच्चों के सर्वांगीण विकास की रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट के माध्यम से हमारे सीसीए इंचार्ज वीना लीडू मैडम को दिया हुआ है। वीना लीडू मैडम, आपकी उपस्थिति हम शिक्षक साथियों और बच्चों के उत्साहवर्धन का एक स्रोत है। तो ऐसे वीना लीडू मैडम का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में श्री एच.के. तिवारी सर हैं और एच.के. तिवारी सर की उपस्थिति इन बच्चों के उत्साहवर्धन में 4 चांद लगाती है। हमारे बीच अन्य शिक्षकगण भी हैं, ज्योति कुमारी मैडम, रंजना आर्या मैडम, मुकेश सर और विष्णु सर। आप सब लोगों का जो उत्साहवर्धन रहा है, बच्चों को तैयार करने में आपने जो भूमिका निभाई है, उस सब के लिए मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस प्रोग्राम की शुरुआत हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस प्रोग्राम की शुरुआत में जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम लाइटनिंग ऑफ द लैम्प करते हैं, तो लाइटनिंग ऑफ लैम्प, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। तो इस ज्ञान की गंगा को हम देखते हैं कि हमारी जो युवा कलाकार हैं ममता, वो उनके शब्दों में हम इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाते हैं। तो ममता, that's what.
बचपन किसी के जीवन का महत्वपूर्ण क्षण होता है और हम इस वेबिनार की शुरुआत ममता की आवाज से करना चाहेंगे। और ममता महात्मा गांधी के जीवन के बारे में क्या कुछ कहती हैं, ममता के मुख से हम सुनना पसंद करें। A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. I'm talking about the Mahatma of our India, Mohandas Karamchand Gandhi ji. He was born on 2nd October 1869. His parents were Karamchand Gandhi ji and Putli Bai ji. He was the favorite child of his family and was called Monia by his friends and parents. He was a shy boy and he do not get mixed up with other children very quickly or easily. He had one friend, a boy named Uka. He was a sweeper boy and was an untouchable. One day, Mohandas was given some sweets. He ran towards Uka to share the sweets with him. Uka said, "No, don't come near me, little master." Mohandas replied, "Why? Why can't I come near you?" Uka said, "I'm an untouchable, master." Mohandas just smiled. He took his hand and filled it with sweets. His each letter, each word, each sentence of his life is a great inspiration for all of us. Today, I promise that I will follow his teachings, and I expect this from all of my teachers and my dear friends too. Thank you and Jai Hind. थैंक यू ममता। आपने जिस विषय को आपने स्पर्श किया है वो विषय मेरे भी बहुत करीब है और मुझे आपके अनटचेबिलिटी की घटना है उससे मुझे ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन याद आ गई। खैर, हम उस कहानी को यहाँ एलिबोरेट नहीं करेंगे। अब हम अनिकेत के पास चलते हैं कि और कुछ क्या कहना चाहते हैं ये बाल मन अनिकेत महात्मा गांधी के जीवन को के किस पक्ष को उजागर करने का प्रयास करता है। तो अगली आवाज अनिकेत की। Thank you, sir. Good evening to one and all present here. I am Aniket Kumar of class 8D and today I will present an incident from Mahatma Gandhi's life. Mohandas Gandhi was very shy in his early school days. As soon as the school bell rang, he collected his books and hurried home. Other boys chatted and stopped on the way, some to eat, others to play. But Mohan always went straight home. He was afraid that the boys might stop him and make fun of him. One day, the inspector of schools, Mr. Giles, came to Mohan's school. He read out 5 English words to the class and asked the boys to write them down. Mohan wrote 4 words correctly, but he could not spell the 5th word, kettle. Seeing Mohan's hesitation, the teacher made a sign behind the inspector's back that he should copy the word from his neighbor's slate. But Mohan ignored those signs. The other boys wrote all the 5 words correctly. Mohan wrote only 4. After the inspector left, the teacher scolded him. "I told you to copy from your neighbor," he said angrily. "Couldn't you even do that correctly?" Everyone laughed at Mohan. As he went home that evening, Mohan was not unhappy. He knew he had done the right thing. What made him sad was that his teacher asked him to cheat. We must all learn such virtues from Bapu and follow his path to success. Thank you and Jai Hind. थैंक यू अनिकेत, थैंक यू वेरी मच। अनिकेत ने बहुत सारी बातों को कहा और इस बात से जो बात महात्मा गांधी के जीवन के बचपन से निकल कर आती है। महात्मा गांधी शाही थे। ज्यादातर बच्चे हमारे क्लासरूम में भी शाही होते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने एक प्रिंसिपल जो बनाया वो ऑनेस्टी का। उस ऑनेस्टी के प्रिंसिपल को उन्होंने नहीं छोड़ा जीवन भर। देयर इज नो शॉर्टकट। ये महात्मा गांधी के जीवन से सीखने को मिलता है और आज हम सभी बच्चों से अनुरोध करते हैं कि इस बात को अपने जहन में बैठा लें कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। चलो, अनिकेत के माध्यम से हमें जो मैसेज मिला उस अनिकेत से हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटी बच्ची के पास चलते हैं। बड़ी प्यारी सी बच्ची है हमारी और इस बच्ची ने बहुत कुछ कहने का जो साहस बटोरा है। मैं इस बच्ची से अनुरोध करता हूँ कि बाकी की बातें ये हमारी बच्ची कहे। वैष्णवी। धन्यवाद। बचपन में गांधी को मोहन के नाम से बुलाया जाता था। मोहन को अंधेरे से बहुत डर लगता था। उसे लगता था कि रात में भूत घूमते हैं और उसे पकड़ कर ले जाएंगे। एक रात बहुत अंधेरा था और मोहन को दूसरे घर में जाना था। उसने दूसरे घर में जाने के लिए सोचा तो बहुत, लेकिन वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। तब उस पर उसकी दाई रंभा की नजर पड़ी। उसने मोहन से पूछा, क्या हुआ बेटा? तो मोहन बोला, दाई मुझे बहुत डर लग रहा है। तो दाई बोली, किस चीज से?
तो गांधी कांपते हुए बोले, अंधेरे से, मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा है, अंधेरे में भूत आते हैं। तो उसकी दाई रंभा बोली, अरे अंधेरे से भी कोई डरता है, मेरी बात सुनो, राम जी को याद करो, फिर कोई भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा, राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो गांधी बोले, सच? तो फिर मैं राम जी का जाप करूंगा। दाई रंभा की बातों से मोहन को हिम्मत मिली। मोहन राम नाम जाप करते हुए दूसरे घर में चला गया और उस दिन से मोहन कभी अंधेरे से नहीं डरा। वे सोचते थे कि उनके साथ राम है। इसी विश्वास ने गांधी जी को मोहन जीवन में ताकत दी। अपनी मृत्यु के समय भी गांधी जी के मुंह पर राम का नाम था। आज भी हम बच्चे अंधकार से बहुत भयभीत हो जाते हैं और राम जी का नाम के साथ हनुमान चालीसा भी गाते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर। बच्चों को गांधी जी से मिलना बहुत अच्छा लगता था। गांधी को भी बच्चों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। एक बार एक छोटा बच्चा गांधी जी का पहनावा देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, कितना महान व्यक्ति अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनता। वो गांधी जी के पास गया और उसने पूछा कि आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते। गांधी बच्चे से बोले, बेटा मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुर्ता नहीं खरीद सकता। तो बच्चा बोला, आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ आपके लिए नया कुर्ता सिलवा देगी। गांधी जी ने बच्चे की बात सुनकर हाँ कर दी और बोले, बेटा मेरे लिए वो कितने कुर्ते सिलवाएगी। तो बच्चा बोला, जितने आप चाहे उतने। तो गांधी जी बोले, बेटा मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मैं अकेले ही कुर्ता नहीं पहन सकता, क्या तुम्हारी माँ मेरे 40 करोड़ भाई बहनों के लिए कुर्ता सिलवा देगी। तो बच्चा एकदम सोच में पड़ गया और उसने यह एहसास हुआ कि गांधी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को उस परिवार का एक मुखिया। वे सारे देशवासियों के मित्र और सहयोगी थे। धन्यवाद। बहुत सुंदर वैष्णवी, आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और वैष्णवी के मुख से मुझे ये बात समझ में आई कि वैष्णवी को भी कुर्ता न खरीदने का दर्द उसके चेहरे से दिखाई दे रहा। दूसरी बात, वैष्णवी ने महात्मा गांधी के बारे में जो बहुत ही फर्मनेस के साथ कहने का प्रयास किया कि महात्मा गांधी के लिए फेथ इज पावर का सिद्धांत, कि महात्मा गांधी को फेथ में कि फेथ ही शक्ति। तो उससे इस मैसेज के साथ अब हम महात्मा गांधी की आयु धीरे धीरे बढ़ रही है और उस बढ़ती आयु के साथ महात्मा गांधी एजुकेशन भी लेने जाते हैं। तो एजुकेशन लेने के लिए वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसके विषय में जानने के लिए हम मौसम कुमारी के पास चलते हैं। मौसम। Thank you, sir, for giving me this opportunity. Gandhi ji, a great leader of India who gives us lots of knowledge. So let's move toward the journey of England, where Gandhi ji got his higher education. Gandhi ji journey got started on 4 September 1888 toward England from a beautiful coast of India in Bombay. In starting date, Gandhi ji lived in Victoria Hotel. Starting days were very painful for him. He was not able to settle down in the environment of England. The pledge which he has given to his mother to not eat meat make up more difficulties for him, because in place like Britain, people normally prefer to eat non-vegetarian food. Now he decided to make himself as a gentleman, so he used fashionable clothes, hats, golden chain watches and shoes. Doing all these things for 3 months, then he realized the path in which he is going was wrong, so he has to focus in his studies. Firstly, he took admission in bar examination. Bar examination didn't require that much of study time and preparation. So he took admission in matriculation examination. Directly or indirectly, matriculation examination meant hard work. But Gandhiji liked hard work, so he can do. The first achievement in England he got. He passed in chemistry, English, French, but failed in Latin. Meanwhile, he passed in that also, but in second chance. Now he progressed toward the study of law. So he took admission in University College of London, where he studied law for 3 years. He said that during his college time, he is bullied by his friend because he is not taking meat, not drinking alcohol, no bad habits. But according to Gandhiji, those who have strong will, they can achieve what they want. When he came back to India, he said that he can't compare any country or any place with England, because England gave him lots of lessons in his life, like not tolerate any violence, only support peace and truth. That's a small journey of Gandhiji in England. Thank you and have a nice day ahead. थैंक यू मौसम।
आपने बहुत सारी बातें महात्मा गांधी जीवन से संबंधित उनके एजुकेशन पर आपने फोकस करने का प्रयास किया, और वास्तव में सच्चा एजुकेशन वही है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में सही निर्णय लेने का साहस प्रदान करे। और महात्मा गांधी के जीवन से जो जिस बात को आपने फोकस करने का प्रयास किया, मुझे वही बात समझ में आती है कि वैल्यूज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बैड हैबिट्स। तो हमारे अंदर अगर अच्छे संस्कार हैं, ये संस्कार हमें बचपन से मिलते हैं, और इस मामले में माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कार और गुरुजनों के द्वारा दिया गया संस्कार हमेशा हमारे जीवन में हमें विपरीत परिस्थितियों से बचाता है। अब महात्मा गांधी बैरिस्टर हो चुके हैं, और बैरिस्टर होने के बाद की जो कहानी है, इसको अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपको अल्फिया के पास चलना पड़ेगा। अल्फिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अल्फिया। Thank you, sir. Good evening, one and all present here. Today, I am going to tell you all about a great personality, Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhiji lived 21 years in South Africa, from 1893 to 1940. He experienced a lot there. I would like to share a small incident of Pietersburg. Once in 1893, Dada Abdullah asked Gandhiji to have a rail trip. There, at that time, racial discrimination was prevailing. The whites were preferred better than the blacks. Gandhiji's trip took him to Pietersburg. There, he had seated in a first-class compartment as he had purchased a first-class ticket. But a white official came and ordered Gandhiji to move to the van compartment. Since non-whites were not allowed to sit in the first-class compartment, Gandhiji protested and produced his ticket. But he was warned that if he would not go by himself, he would be forcibly removed. A white police officer came and pushed him out of the train, and his luggage was tossed out. The train steamed away, and Gandhiji went to the waiting room. Gandhiji wrote in his autobiography that it was a cold night. I shivered whole night, and he started to think about his dream, that I ought to stay here and fight to my right or return back to India. And as we all know, he stayed there and fight to the prejudice. Thank you. थैंक यू अल्फिया। आपने ये कहने का प्रयास किया कि महात्मा गांधी न होते अगर साउथ अफ्रीका वो नहीं गए होते। तो साउथ अफ्रीका का जो एपिसोड है वो महात्मा गांधी की पर्सनालिटी में यू टर्न लाता है, और आज जिस महात्मा की हम पूजा करते हैं, जिस महात्मा को हम श्रद्धेय मानते हैं, जिस महात्मा का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वो महात्मा साउथ अफ्रीका की देन। तो हम इस बात से आगे बढ़ते हैं और हम ऋतिका सिंह के पास चलना चाहेंगे। ऋतिका सिंह महात्मा गांधी के जीवन के अन्य पक्षों की तरफ, टुगेदरनेस का जो सेंस था उनका, उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालना चाहती हैं। तो ऋतिका सिंह। The best way to find yourself is to lose yourself in service to others. Mohandas Karamchand Gandhi was a person who believed that helping others and non-violence is the best way a person can win hardest war. Gandhiji always used to say that, although I am born in India, but it was South Africa which made me. Gandhiji believed that non-violence is the best way to achieve whatever we want. Gandhiji have already tested his idea of satyagrah in South Africa. Fighting against injustice and non-violence, Gandhiji campaigned his idea of satyagrah, which resulted in a very positive manner. Gandhiji, in a conference in New Delhi, said that although I am born in India, but it was South Africa which made me. Gandhiji always used to say that in a gentle way you can shake the world, and non-violence is a weapon of strength. With these wonderful lines, I would love to talk about his political views. Critics often characterize his political thoughts as a mixture of Hinduism, anti-industrialism, and social services. Gandhiji was unlike present day, where politics is just about owning seat, post, and power. He thinks that politics is just to serve the nation and develop it together. Here, I would love to talk about some lines by Mahatma Gandhi on togetherness. I offer you peace. I offer you love. I offer you friendship. I see your beauty. I hear your needs. I feel your feeling. My wisdom flows from the highest source, and I salute that source is you. So let's work together and develop together as a country. The first and hardest question that Mahatma Gandhi faced against politics was
how to shake out people and convince them to transform themselves and their political world. Gandhiji always used to believe that if we want the world to change, we have to become the change. With this wonderful line, I would love to end my words. Thank you and have a wonderful day. थैंक यू रितिका। अगर आप परिवर्तन दुनिया में देखना चाहते हैं तो पहली बात स्वयं में ही परिवर्तन लाना होगा। तो इस बहुत ही सुंदर उक्ति के साथ अब हम प्राची शर्मा के पास चलेंगे कि प्राची शर्मा महात्मा गांधी को राजनीतिक विचारधारा से बाहर निकालते हुए, सामाजिक जो उनकी सोच है, उनकी भूमिका थी, उससे बाहर निकालते हुए उनके कुछ आर्थिक पक्ष भी थे। वो केवल एक राजनीतिक के रूप में नहीं, एक फ्रीडम फाइटर के रूप में नहीं जाने जाते हैं, बल्कि एक आर्थिक विचारक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो प्राची शर्मा हमारे लिए क्या मैसेज लेकर आई हैं? अगली आवाज प्राची की आवाज। धन्यवाद सर। जिस तरह माँ बिना परिवार अधूरा, जिस तरह माँ बिना परिवार अधूरा, उसी तरह गुरु बिना ज्ञान अधूरा। मैं प्राची शर्मा आप सभी गुरुजनों के समक्ष गांधी जी के आर्थिक विचार लेकर प्रस्तुत हुए हैं। गांधी जी के अर्थव्यवस्था पर विचार। गांधी जी के अनुसार आर्थिक प्रक्रिया को समानता और शोषण मुक्ति के लिए कार्य करना चाहिए। ये पूर्ण रूप से रोजगार के अनुकूल होना चाहिए। इसे कम लागत का उपभोक्ता सामान मुहैया करना चाहिए जो लोगों की आवश्यकता पूरी करे। गांधी जी के अनुसार आवश्यकता के आधार पर नीतियां बने, ना कि इच्छा के आधार पर, क्योंकि आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने की तर्कहीन इच्छा से असमानता उत्पन्न होती है। गांधी जी का अर्थशास्त्र समानता, सामाजिक न्याय और पूर्ण रोजगार पर जोर देता है। गांधी जी कहते हैं सामाजिक विकास में मानवीय संतोष के लिए जरूरी है कि पूंजी बने, पूंजी बढ़े और पूंजी बटे। ये तीनों कदम जिस समाज ने सुनिश्चित कर लिए वही संपन्नता, सहकार और शांति का मीठा फल चख पाएगा। कार्ल मार्क्स ने एडम स्मिथ द्वारा पूंजीवादी प्रणाली का विकल्प दिया। उन्होंने इसे साम्यवाद कहा। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच पूंजीवाद ने उपनिवेशवाद और गरीबों के शोषण को जन्म दिया, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने जीवन भर संघर्ष किया। उनके लिए किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मान और संतुष्ट जीवन मात्र आर्थिक प्रगति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों ने देने का वचन दिया था। कोई भी ऐसी वस्तु जो मनुष्य को स्वतंत्र नहीं कर सकती, वह गांधी जी को स्वीकार्य नहीं थी। गांधीवादी अर्थशास्त्र में सबसे अधिक महत्व मानव प्राणी का है। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है और इसलिए उसकी बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मसम्मान पूरा करने के लिए उसे काम करने का अधिकार है। उन्होंने अनुभव किया कि उसी प्रकार सभी लोगों को उपलब्ध होने चाहिए जिस प्रकार उन्हें द्वारा दी गई हवा और पानी उपलब्ध होते हैं। उन्हें अन्यों के शोषण का साधन नहीं बनाया जाना चाहिए। जैसा कि गांधी जी ने कहा था, प्रकृति के पास इतना है कि वह सबकी जरूरतें पूरी कर सके, पर इतना नहीं कि वह किसी एक भी व्यक्ति के लालच को संतुष्ट कर सके। उन्होंने तर्क दिया, हमें यांत्रिक शक्ति का प्रयोग करने का विचार अपनाने से पहले समस्त जन श्रम का प्रयोग करना चाहिए और भारत के कच्चे माल के भारी कीमत पर बने तैयार माल को खरीदने के बदले इसे असम के गांव में वितरण किया जाना चाहिए। 16 अक्टूबर 1947 को गांधी जी ने कहा था, मैं तो कहते कहते चला जाऊंगा, लेकिन किसी दिन मैं याद आऊंगा कि एक आदमी जो कहता था वो ठीक था। धन्यवाद। प्राची शर्मा ने बहुत ही सुंदर विचार रखे अपने और उन्होंने कई बातों को हाईलाइट करने का प्रयास किया। वो उन्होंने कहा कि उनकी बात से जो निकल कर आता है, जो मुझे समझ में आता है, वो मार्क्स जो केवल साध्य की पवित्रता पर फोकस करते थे, वहीं बापू साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर उन्होंने फोकस किया। दूसरी बात, बहुत ही सुंदर शब्दों में प्राची ने कहा, आवश्यकता के आधार पर नीतियां बने, न कि इच्छा के आधार पर। आज जरूरत इस बात की है कि हम साधन को केवल इच्छा के आधार पर अगर लेते हैं तो इससे रिसोर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो पूंजी बने, पूंजी बढ़े और पूंजी बटे, ये ऐसी लाइन है जो कि मैं अपने घर में कोट करके लिखना चाहूंगा। कितनी सुंदर बात है और कितनी समरसता को ये बात फोकस करती है। इस बात को बड़ी गहराई के साथ
समझने की जरूरत है। आज यही गलती हो रही है कि जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अपने पास मनी का एक्युमुलेशन करते हैं, और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, और अमीर होता जा रहा है, और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। वही कहीं नक्सलवाद के रूप में जन्म ले रही है तो किसी और समस्या के रूप में जन्म ले रही है। तो प्राची शर्मा की बात से बहुत सुंदर बातें निकल कर आई। अब हम प्राची की बात से थोड़ा सा अपने मूड को स्विंग करते हैं और देखना चाहते हैं कि मृण्मयी महात्मा गांधी को किस रूप में देखती है। अगली आवाज मृण्मयी की आवाज। धन्यवाद सर। सवार क्षेत्र पशु नारी यह सब है साधन के अधिकार। इस पंक्ति को गलत साबित करना ही जैसे महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन का मूल उद्देश्य बना लिया। गांधी जी आज पाठ्य रूप में हमारे साथ नहीं, परंतु उनके महान आदर्श त्याग, तपस्या और सेवा भाव हमें सदैव ही प्रेरित करते हैं। उनकी अहिंसा, सत्यनिष्ठता और सेवा भाव के विचार अनुपम थे। दलितों, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए गांधी जी ने विशेष प्रयत्न किए। उनकी शिक्षा, रोजगार व उन्नति के लिए गांधी जी ने कई आंदोलन किए। उन्होंने उन्हें आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाने के लिए खादी व ग्रामोद्योग जैसे कई कार्यक्रमों का श्री गणेश किया। अछूतों को हरिजन का नाम देकर सम्मानित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, अस्पृश्यता मानवता ईश्वर के प्रति अपराध है। उन्होंने न केवल भाषण दिए अपितु बंदियों के बस्ती में जाकर उनके बीच रहे। परिणाम स्वरूप छुआछूत की भावना काफी मंद पड़ गई। उन्हें हिंदू व मुसलमान समान रूप से प्रिय थे। सभी संप्रदायों व धर्मों के लोगों के बीच मित्रता व भाईचारे की भावना को बनाए रखने के लिए और उसे और दृढ़ करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। शांति, स्वराज, स्वावलंबनम, आत्मनिर्भरता और अहिंसा के वे महान पक्ष थे। हमें गर्व है कि महात्मा गांधी जी एक भारतीय थे। बापू के बताए गए मार्ग पर चलकर हम सभी भारत को सच्चे अर्थ में महान बना सकेंगे। धन्यवाद एवं शुभ। मृण्मयी साहू ने अछूतोद्धार की बात की, और मेरा मानना है और हम सबका मानना है कि अगर वैचारिक परिवर्तन लाना है, और वैचारिक परिवर्तन की शुरुआत होती है एक अच्छे शिक्षा व्यवस्था से, और इस उन्नति का जो मार्ग है, शिक्षा ही एकमात्र उन्नति का मार्ग है। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात आज वकालत की जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात को प्रमुखता दी जा रही है। तो इस महात्मा गांधी का जो विचार था शिक्षा के प्रति, इस बात को समझने के लिए हमारे पास एक युवा दिल है, और वो चित्रांश। अब चित्रांश से जानते हैं कि महात्मा गांधी एजुकेशन के बारे में क्या सोचते हैं। चित्रांश। If we want to reach real peace in this world, we should start educating children. With these words, I would like to speak something about the educational philosophy of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi proposed basic education. Therefore, education in mother tongue and activity-centered education to make the children skilled and independent. The object of basic education is the physical, intellectual, and moral development of children through the medium of handicraft. Gandhiji's philosophy was based upon the idea of truth, non-violence, and moral values. He advocated learning by doing and learning by experience. Gandhiji's basic education takes up the challenging task of preparing the young learners to become morally sound, individually independent, socially constructive, economically productive, and responsible future citizens, which can prove helpful in solving the problem of unemployment by making the youth self-employed by giving them skill training. Gandhiji has himself explained, by education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man's body, mind, and spirit. Literacy is neither the beginning nor the end of education. This is only a means through which man or woman can be educated. He believed in life-centered as well as child-centered education. Besides the 3 R's, reading, writing, and arithmetic in school, he insisted on development of these H's, hand, heart, and head. Thus, the aim of education should be of developing the integrated personality of the child. In this activity-centered curriculum, Mahatma Gandhi included mother tongue, basic craft, arithmetic, sociology, general science, art, music, and other like subjects. He further advocated
that curriculum for boys and girls from classes 1 to 5 should be the same. After that, boys should be taught some craft and girls should study home science. Gandhiji's scheme of basic education was limited to primary and junior stages only. Gandhiji's scheme for primary education also includes the elementary principles of sanitation, nutrition, and hygiene, besides compulsory physical training through musical drill. Now, to conclude, the modern system of education increases the value of materialism, consumerism, undue competition, and violence. The growing concern over the erosion of ethical values, youth unrest, ecological balance, and increasing cynicism in the society have brought to focus the need of revival of indigenous Indian heritage and lifestyle. The emphasis on learning through craft may be retained, but perhaps modified to suit the times. His educational thoughts are based on eternal principles of truth, love, self-sacrifice, character-building non-violence, so they will never lose their relevance. Thank you. आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें कही और आपके बाद अगर हम किसी को सुनना चाहेंगे तो वो है पूजा। वो गांधी जी के बारे में अपने विचार लेकर उपस्थित हैं। पूजा, अगली आवाज पूजा की। A leader is one who knows the way, shows the way, and goes the way. Yes, I am talking about such a personality who has played an important role in giving our country freedom from British rule. Yes, I am talking about India's most respected and beloved Mahatma Gandhi. Today, I am going to share a few sayings by Gandhi which hold true even at this day and age. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Anger is the enemy of non-violence, and pride is a monster that swallows it up. Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will. We may stumble and fall, but shall rise again. It should be enough if we did not run away from the battle. At last but not the least, I would like to recite a famous quote by Gandhi. Keep your thoughts positive because your thoughts become your words. Keep your words positive because your words became your behavior. Keep your behavior positive because your behavior became your values. Keep your values positive because your values became your destiny. Thank you and have a nice day ahead. थैंक यू पूजा। आपने महात्मा गांधी के जो विचार थे उसको बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोने का प्रयास किया। आपने कहा थॉट डिटरमाइंस आवर एक्शन, thoughts determines our action, action forms habits, and repeated habits becomes character. Hence Mahatma Gandhi used to say, health is lost, nothing is lost, wealth is lost, something is lost, and if character is lost, everything is lost. So it was the focus of Mahatma Gandhi. अब ये तभी संभव है जब हम अपने विचारों को सही रखें। तो इसके बाद हम चलते हैं नाइटिंगेल्स ऑफ KV2 फर्स्ट शिफ्ट हासी के पास। अगली आवाज हासी। Thank you, sir. Good evening to one and all present here. Today I am Hasi of class 11th, tell you about Mahatma Gandhi's principle. Mahatma Gandhi was an intensively active personality. He was interested in everything that concerns with the individual or society. It is generally known that he lived an austere life. His views on language, government, and economics played a considerable part in his political movement as well as in his social movement. The 150th birth anniversary of Bapu gave us an opportunity to recall the 4 fundamental principles that Mahatma Gandhi taught. The first principle is truth, Satya. It means oneness in your thought, speech, and action. Gandhi believed that there is no religion higher than truth. He taught how to learn through trial and error, often admitting to mistakes. The second principle is ahimsa. It teaches us the path of non-violence. It should be practiced not only in actions but also in thought and speech. The third principle is sarvodaya or welfare for all. The basic fundamental teaching of Vedic science is also based on sarvodaya. It talks about Bahujan Hita, Bahujan Sukha, the good of the masses, the benefit of the masses. And the last principle is satyagraha. It is based on satya and non-violence. Mahatma Gandhi said, Satyagraha is a weapon of the strong. It admits no violence under any circumstance whatsoever it ever insists upon truth. He said, if you are firm in the truth, in the long run, you are going to win. Thank you. Thank you, Hasi. Hasi has expressed Gandhiji in a very convincing way. अब हासी की जुबानी महात्मा गांधी की कहानी सुनने के बाद हम स्मृति के पास चलते हैं।
स्मृति महात्मा गांधी को किस रूप में देखती है? अगली आवाज स्मृति की आवाज। So we have just celebrated yet another birth anniversary of the father of the nation, Mahatma Gandhi. Mahatma had a vision for free India, which was to give the nation a people-friendly governance, Ram Rajya. Unfortunately, 63 years after the independence, this dream of Mahatma Gandhi remains just a dream and will probably continue so in the future too. Ram Rajya cannot be a reality because our country's leaders have too many vices but too few virtues. So what is Ram Rajya? Ram Rajya visualizes a society in which virtue, morality and justice are the core ideals around which the day-to-day interactions between the citizen and state occur. Since it is impossible to imagine such a perfect state of affairs, Ram Rajya in the modern sense is often thought as an idealistic goal, which government should keep in mind and take inspiration from while implementing their government agendas. Thank you. थैंक यू स्मृति। तो 73rd इंडिपेंडेंस के बाद भी हम अभी महात्मा गांधी के सिद्धांतों को समझने में पूर्णतया सफल नहीं हो पाए हैं। नाकाम तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे फेल्योर की तरफ इशारा ज्यादा करता है, तो हम सफल उतने नहीं हो पाए हैं जिसकी उम्मीद बापू ने की थी। अब हम चलते हैं प्रशांत के पास चलते हैं। वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों को, एजुकेशनल वैल्यूज को किन बिंदुओं के अंतर्गत रखना चाहते हैं जिससे हम सामान्य पाठक को समझने में आसानी। प्रशांत। मानव हित हेतु जिए बापू, मेवाड़ जाति का त्राण किया, जन जनता का कल्याण किया, सुख दुख में एक रहे बापू, मानव हित हेतु जिए बापू। I am thankful to one and all present over here for the immense opportunity to present some fascinating facts about life and teachings of Bapu. From 7 to 18 years of age, education should be free, compulsory and universal. The medium of instruction should be mother tongue. Education can be equated with education. Education should employ the craft as a medium of education so that the child is becoming self-reliance of his life. Education should develop human values in the child. Education should create useful, responsible and dynamic citizens. By educating all the hidden powers of the child should develop the community of which she is an integral part of. Education should achieve the harmonious development of child's body, mind, heart and soul. All education should be imparted to some productive craft or industry, and a useful correlation should be established with that industry. The industry should expect that the child is able to see meaningful work experience through practical work. At last, education should be self-supporting through some productive work. Thank you. Thank you, Prashant, for your concluding points on education. In a very nutshell, you have expressed so many things. Now, अगर हम महात्मा गांधी को जानते हैं, महात्मा गांधी को हम स्कूलों में पहचानते हैं, तो महात्मा कहीं न कहीं उनमें गांधी जी के जो 3 बंदरों की जो कहानी है, 3 बंदरों का जो चरित्र है, उसको उसके माध्यम से हम पहचानते हैं गांधी जी को। और इस 3 बंदरों की कहानी को अगर कोई बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है तो हमारी शिवांगी है। तो हम अगली आवाज शिवांगी की होगी जो गांधी की 3 बंदरों की कहानी को खूबसूरत अंदाज में पेश करेंगे। शिवांगी। धन्यवाद सर। हमने अब तक महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, जैसे उनके विचारों के बारे में, उनकी भूमिकाओं के बारे में, परंतु हम उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कभी नहीं भूल सकते, जो है उनके बंदरों के बारे में। जी हाँ, गांधी जी के 3 बंदर जो हमें 3 सिद्धांत सिखाते हैं, बुरा न देखो, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो। कहा जाता है कि बापू के ये तीनों बंदर चीन से आए थे। एक दिन एक मुसाफिर ने बापू से मिलने की इच्छा रखी और अपनी मुलाकात के बाद उन्होंने बापू को एक बहुत ही खूबसूरत 3 बंदरों का सेट दिया। बापू उन बंदरों को देखकर और उनसे मिलने वाली शिक्षा को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें जिंदगी भर अपने पास संभाल कर रखा। इसी वजह से बापू के साथ साथ उन तीनों बंदरों का नाम हमेशा के लिए जुड़ गया और अमर हो गया। इन तीनों के नाम अलग अलग है, जैसे मिजारू बंदर, इस बंदर ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों आंखों को बंद कर रखा है और हमें यह बताता है कि हमें कभी भी बुरा नहीं देखना चाहिए। दूसरा, कीकाजारू बंदर, इस बंदर ने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कानों को बंद करके हमें यह संदेश दिया है कि हमें कभी भी बुरा नहीं सुनना चाहिए। तीसरे बंदर ने, जिसने अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद करके हमें यह बताया है कि हमें कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, वो है ईवाजारू बंदर।
यह भी कहा जाता है कि बापू के ये तीनों बंदर एक चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के थे, जो 8वीं शताब्दी में चीन से जापान की ओर गए थे। उस समय जापान में शिंटो संप्रदाय का बोलबाला था। यह संप्रदाय इन तीनों बंदरों का बहुत आदर और सत्कार करती थी और जापान में इन बंदरों को बुद्धिमान बंदरों के नाम से भी जाना जाता था। बाद में यूनेस्को ने इन तीनों बंदरों को अपने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल कर लिया। गांधी जी के मृत्यु के पश्चात इन तीनों बंदरों को दिल्ली के राजघाट में स्थित राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में स्थापित किया गया और इन तीनों बंदरों को अभी भी राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में देखा जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद शिवांगी। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के माध्यम से चरित्र निर्माण की जो भूमिका है, चरित्र निर्माण को बनाने में जो 3 बंदरों की जो कहानी है, ये बहुत बड़ी सीख महात्मा गांधी ने 3 बंदरों के माध्यम से बच्चों को देने का प्रयास किया। क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था, जितने भी विचारक थे, हम यहाँ महात्मा गांधी की चर्चा कर रहे हैं, तो जितने विचारक थे उनका मानना था कि अगर देश को अच्छा बनाना है तो उसकी प्रथम पाठशाला क्या है, वो छोटे छोटे बच्चे। ये रॉ मटेरियल है। इस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स के रूप में अगर हम देखें, मनुष्य के रूप में देखें, तो ये इनको अगर हम चरित्रवान बना दें तो राष्ट्र अपने आप चरित्रवान हो जाता है। और इस संबंध में लेनिन की जो इसका स्टेटमेंट मुझे याद आता है, एक बच्चे के मुख से निकले हुए संगीत को सुनकर मैं उस देश का भविष्य बचा सकता हूँ। तो बच्चा किस तरह की बातें करता है, उसके सोचने का पैटर्न क्या है, उसके करने का पैटर्न क्या है, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है देश के भविष्य को। तो संस्कारी मनुष्य के मूलभूत स्वभाव को बताने वाले इन 3 बंदरों की बात सुनने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, अनुराग के पास चलते हैं। और अनुराग जो अपने आप में बहुत कुछ हमारे विद्यालय के सिटीजन कह लिया, सबसे योग्य, सबसे होनहार विद्यार्थियों में से इनका नाम आता है। तो मैं ऐसे अनुराग को गांधीवाद के बारे में क्या वो कहना चाहते हैं, अगली आवाज अनुराग की। Thank you so much, sir. Good evening to one and all present here. Today, Anurag, a student of class 12th, have a golden opportunity to express my views on the topic that says Gandhism. Gandhi was not only an inspiration for the past generation, but also an inspiration for the future generation. Gandhi was known for his non-violent protest and was a leading figure, whether it was in India or in South Africa. With his efforts, his dedication, devotion, and determination, India got independent on 15th of August 1947. So coming to the politics of Gandhi, it is necessary to understand some deep vision of Mahatma Gandhi. First of all, he never considered himself as a political philosopher and he was not a system builder in an academic sense. Gandhi's political thought tradition is different from Eastern and Western. Many political scientists even believe that he is a combination of a prophet and a politician of a highest caliber. Netaji Subhash Chandra Bose, a great admirer and a critic of Gandhi, once said that he has to play the role of both a world teacher as well as a supreme leader of the Indian national liberation movement. Gandhi himself believed that without involving himself into the politics, it is not possible to remove the socio-economic exploitation. Or it is important to understand the Gandhi's concern. And at last, I want to say that Gandhiji was a man of both a great admirer and a critic of Gandhi. The originality and the depth of his political thought is directly connected to the accent. With this, I end my speech. Thank you for being a patient listener. Thank you, अनुराग। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अनुराग ने जो बातें कही, उस बात के बाद मैं थोड़ा सा महात्मा गांधी के क्रिटिकल इवोल्यूशन की भी बात करूंगा। और महात्मा गांधी का जो क्रिटिकल इवोल्यूशन है, हमारे पास आकांक्षा यादव है, और आकांक्षा की बात जो है बहुत ही मौलिक बात होती है। तो आकांक्षा के मौलिक विचार को सुनने के लिए हम उपस्थित हैं यहाँ पर। तो अगली आवाज आकांक्षा की होगी। Thank you, sir. Today, with great pride and honor, I am before all of you to speak a few words on critical evolution of Mahatma Gandhi. He is also known as the father of the nation, who was born on 2nd October 1869 in Porbandar, Gujarat. He lived with his parents up to his college and was married to Kasturba at the age of 13. To study law, he went to London in 1888 and in 1891 he became a lawyer. Then he went to South Africa to provide his service as a lawyer. With so many experiences in South Africa, he became a strong and courageous leader who always fought against the injustice. In 1914, he returned to India
after spending 20 years in South Africa. He became a freedom fighter. He led many freedom movements like Salt Satyagrah, that is Dandi Yatra, and Quit India movement, that is Bharat Chodo Andolan. Although he was arrested many a times, but he never gave up. Finally, his efforts became successful when the British left India, granting independence on 15 August 1947. It was a glorious day for every Indian. But on 30 January 1948, Gandhiji was shot down by Nathuram Godse. The life of the person who changed the entire history of India ended forever. So, being an Indian, we must respect him and honor him by following his guided path of simplicity and truthfulness. Life is too short for wasting it in vulgar actions and luxury. We must help each other with love and care, irrespective of any differences, is what our aim in the life should be. Thank you. Jai Hind. थैंक यू, जय हिंद। आकांक्षा, बहुत ही सुंदर तरीके से आकांक्षा ने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया और सबसे अच्छा लगा थैंक यू, जय हिंद। बहुत ही अच्छा एटीट्यूड है बेटा। और आकांक्षा के बाद हम चलते हैं श्रेया अवस्थी के पास। और श्रेया अवस्थी जो कि महात्मा गांधी को इस हमारे जो युवा संसद है, इन युवाओं को देश के विभिन्न भागों के जो विचारक हैं, विश्व के विचारक हैं, वो महात्मा गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, जिसके माध्यम से हम ये आगे आने वाली जनरेशन को बता सकें कि तुम्हारे देश में रत्नगर्भा वसुंधरा जो है, इस देश ने कैसे कैसे महापुरुषों का सृजन किया। कभी कभी हम होता है, हिंदी में कहावत है, दल घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब कभी कभी हम अपने ही एसेट्स को हम पहचानते नहीं, अपने ही लोगों को हम वो वैल्यू नहीं देते हैं जो जिसके माध्यम से पूरी दुनिया उस देश को जानती है। तो आज हम देखते हैं श्रेया हमारे लिए क्या स्टोर करके रखी हैं। हम इन विचारकों के माध्यम से वो हम युवा लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं। अगली आवाज श्रेया। गांधी जी शांति और अहिंसा के पुजारी तो थे ही, किंतु धर्म पर उनके कुछ अनमोल विचार रहे हैं। आइए उन्हें जानते हैं और उनसे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। परमात्मा का कोई धर्म नहीं है, मैं उसे धार्मिक कहता हूँ जो दूसरों के दर्द को समझे। क्या धर्म इतनी सरल वस्तु है जैसे कि कपड़े, जिसे मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार पहन या बदल सकता है? धर्म तो ऐसा है जिसके लिए लोग पूरी उम्र जीते हैं। जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वह यह नहीं जानते हैं कि धर्म क्या है। धर्म तो एक ही जगह पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। जब गांधी जी से पूछा गया था कि क्या तुम हिंदू हो, तब उन्होंने कहा था, हाँ मैं हूँ। मैं एक यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध भी हूँ। गांधी जी के नजरिए में ब्रह्मचर्य का अर्थ था इंद्रियों के अंतर्गत मन, कर्म और वचन पर काबू पाना। गांधी जी के अनुसार धर्म की ताकत का इस्तेमाल करके हम हिंदुस्तान की सोई हुई शक्ति को जगा सकते हैं। गांधी जी सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए हमेशा से प्रेरणा का सबब रहे हैं। आइए जानते हैं कि विश्व भर के प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा गांधी जी के बारे में क्या क्या कथन कहे गए। माउंटबेटन, गांधी जी को इतिहास में महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह का दर्जा प्राप्त होगा। क्लीमेंट एटली, गांधी जी माने हुए महात्माओं में से एक थे जिन्होंने घोर तपस्या का जीवन व्यतीत किया था। करोड़ों देशवासी उन्हें दैवीय प्रेरणा प्राप्त संत मानते थे। हो ची मिन्ह, मैं और अन्य क्रांतिकारी गांधी जी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शिष्य हैं, न इससे कम न इससे अधिक। बर्नार्ड शॉ, गांधी जी के प्रभाव, आप हिमालय के कुछ प्रभावों के बारे में पूछ सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और अब म्यांमार में आंग सांग सूकी जैसे महान व्यक्तियों के नेतृत्व में दुनिया भर के कई उत्पीड़न समाजों द्वारा लोगों को जुटाने की गांधीवादी तकनीक को सफलतापूर्वक नियोजित किया गया है, जो कि इस बात की गवाही देता है कि गांधी और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। धन्यवाद। गांधी और उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और जहां तक आपने नेल्सन मंडेला की बात की, तो नेल्सन मंडेला ने तो गांधी के आदर्शों पर चलते हुए 28 साल जेल में उन्होंने बिताए। 1 साल 2 साल नहीं, 28 साल अपने जीवन के स्वर्णिम समय को उन्होंने जेल में बिता दिया, लेकिन गांधी के सिद्धांतों को उन्होंने नहीं छोड़ा। दिस इज द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट इन माई नॉलेज फॉर अ लीडर ऑफ लाइक महात्मा गांधी बापू। इससे बड़ा सम्मान किसी ने नहीं दिया जो नेल्सन मंडेला ने दिया।
और यही कारण है कि भारत ने अपार्थाइड का हमेशा, नस्लभेद का हमेशा विरोध किया। और जब साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को पहली बार क्रिकेट खेलने का मौका मिला तो नेल्सन मंडेला ने इस बात को सुनिश्चित किया कि पहला क्रिकेट मैच जो है भारत के साथ खेला जाए और इस क्षण को अविस्मरणीय बनाया जाए, इसको हमेशा इतिहास याद रखे। तो ये भूमिका थी बापू की। तो श्रेया की इस बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम चलेंगे। चलने से पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि संगीत के बिना मनुष्य अधूरा है। संगीत के बिना मनुष्य अधूरा है। इसलिए बापू ने अपने दैनिक जीवन में प्रार्थना के माध्यम से संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। और इस संसद में बहुत सी बातें की, बहुत सारे युवा विचारकों ने अपने मन की बात कही। अब हम संगीत के माध्यम से बापू को के जीवन को अपने जेहन में उतारने का, अपने मन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो अगली आवाज हमारी ममता की आवाज होगी। ममता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आशा करूंगी कि ये गीत आप सबको बहुत पसंद आएगा। धन्यवाद ममता। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ममता की इस सुंदर वाणी के बाद मैं इस युवा असेंबली को, संसद को एक ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करूंगा। और इसके लिए मैं सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं हमारे, उन पर्सनालिटी को आपके सामने मैं आमंत्रित करता हूं, जिनका नाम है HK तिवारी सर। और HK तिवारी सर हम पूरे जो हमारी जो असेंबली है उसको एक संबोधन करना चाहेंगे और इसके माध्यम से बच्चों को एक मैसेज भी देना चाहेंगे और महात्मा गांधी को दुनिया कैसे समझती है, क्यों समझती है, उसके पीछे का जो रीजनिंग है उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगली आवाज हमारे HK तिवारी सर की। तिवारी सर प्लीज। धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपाचार्य महोदय, मीना लिद्धू मैडम, राजीव पांडे सर और सभी साथियों और प्यारे बच्चों। वैसे आप लोगों ने बहुत कुछ बोला है गांधी जी के बारे में। गांधी जी के बारे में जो आपने बोला
उसमें मैं कुछ चीज जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा चीजें मेरे पास जोड़ने के लिए है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने बोल दी है। सबसे बड़ी बात है कि हम गांधी जी को समझने के लिए एक चीज समझना जरूरी है कि गांधी जी की जो स्तंभ है, जिस चीज पे गांधी जी खड़े हैं, जिस चीज पे हम गांधी जी को गांधी जी कहते हैं, वो 3 चीजें हैं जिसके आधार पे हम गांधी जी को गांधी जी कहते हैं। वो है सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जिसके आधार पे गांधी जी हुए। और सब हम लोग, चाहे आज देख लीजिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, इतनी हिम्मत कोई भी पार्टी नहीं जुटा पाती कि गांधी जी का विरोध कर पाए। तो सोच लीजिए कि ये कैसे शख्स हुए हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में, मतलब जैसे कहते हैं ना कि चारों तरफ ही हर बाउंड्रीज पे, ऑफ साइड में भी, लेग साइड में भी, फॉरवर्ड में भी, कहीं भी हर जगह के शॉट लगाए हैं गांधी जी। सबसे बड़ी बात है कि गांधी जी की जो बात है वो यही चीज कहते थे कि बहुत सारे लोग बोलते बहुत ज्यादा है, करते कुछ नहीं, लेकिन गांधी जी ने पहले किया और फिर बोला। जितने भी उदाहरण हैं उनके यही हैं। चाहे आपने बच्चों ने बहुत सारी चीजें बताई डर के बारे में, उनके जो है टेस्ट के बारे में, उनके जो है पुरानी लाइफ के बारे में, छोटी जब बचपन की लाइफ है उसके बारे में, उनके दर्शन के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके सीख के बारे में। और चारों तरफ यही चीज आई कि उन्होंने यही कहा कि लर्निंग बाय डूइंग की बात की। उन्होंने हमारे हर क्षेत्र में, जैसे इंडिविजुअल्स कैसे हैं, एक हर इंडिविजुअल्स को उन्होंने मजबूत बनाया चरखा के माध्यम से। देश को कैसे उन्नत किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, उन्होंने कहा कि नहीं, हर हाथ को मजबूत करना जरूरी है। तो उन्होंने हमारे कुटीर उद्योग की बात की कि कैसे कुटीर उद्योग के जो हम ज्यादा वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम उनकी वाणी के बारे में भी बात कर सकते हैं, हम उनसे सीख कर सकते हैं। ये हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं उतना खूबसूरत नहीं हूं, मेरी आवाज उतनी अच्छी नहीं है, मैं उतना दिखने में, मेरा स्टेटस जो है, मेरा हाइट जो है ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो मैं जो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लोगों में आ जाती है। गांधी जी ने उनके लिए एक सीख दी है कि नहीं, आपको कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं, रखने की जरूरत है, आपको बस अपने अच्छे कर्म करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है, आपकी पॉजिटिविटी जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग की बात की उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और उनके बहुत सारे कोट्स ऐसे हैं जिसमें कि उन्होंने कहा कि पहले अपने आप को बदलो, संसार तो खुद ब खुद बदल जाएगा। इसके बाद उनकी और बात आती है, सबसे बड़ी बात आती है कि उन्होंने, गांधी जी ने अहिंसा की बात की। ज्यादातर लोग अहिंसा को बहुत ही कहते हैं कि भाई डर गया इसलिए चुपचाप बैठ गया, उसके अंदर तो कुछ ताकत ही नहीं थी। लेकिन एक बात जानिए, गांधी जी ने दिखाया कि अहिंसा वही कर सकता है जिसके पास ताकत है। कमजोर कभी भी अहिंसा का सहारा नहीं ले सकता। अहिंसा का सहारा मजबूत लेते हैं, क्योंकि माफ करना कमजोर आदमी की बात नहीं होती, हर समय मजबूत ही करते हैं। इसके बाद गांधी जी ने ये आर्थिक विचारों की बात की। इसमें उन्होंने कहा कि भाई, एक कोट आता है गांधी जी के बारे में जो कि यहाँ पर है, बाजार के बारे में, ग्राहक हमारे लिए एक विशिष्ट अतिथि है, हम उस पर निर्भर नहीं रहते, वह हमारे ऊपर, हम उसके ऊपर निर्भर करते हैं, वो हमारा ग्राहक है। हम अपने, वो हमारे कार्य में व्यवधान नहीं है, वो हमारे कार्य को और ज्यादा आगे करता है, और वो जो सेवा का मौका देता है, इससे हम आगे बढ़ते हैं, न कि ग्राहक आगे बढ़ता है। तो ये चीज हमको समझने की जरूरत है कि हम अपने आप को और कितना ज्यादा मजबूत कर सकें। गांधी जी की जो बात आती है, एक मैं पढ़ रहा था अभी कि गांधी जी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। वैसे 4 बार गांधी जी को नॉमिनेट किया गया। 1948 में उनको लास्ट बार नॉमिनेट किया गया था, और उनको लग रहा था कि उस समय मिल जाएगा। जो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में ये बात कहते हैं कि नहीं, गांधी जी को शायद 48 में मिल जाता, लेकिन 48 में नहीं मिलने का कारण है, ये कहते हैं लोग कि वो उनका जब तक डिक्लेयर होता तब तक उनका देहावसान हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, इसलिए नहीं मिला। लेकिन ये बात कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि गांधी जी उस मेडल से, उस पीस प्राइज से
बहुत ऊंचे हैं, क्योंकि उनकी जो बात है उनको पूरे विश्व ने माना है, और जब पूरे विश्व मान ले तो एक सर्टिफिकेशन से कुछ नहीं होता, सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये हमको पता लगता है कि अगर आप कर्म करते जाते हैं तो आपके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, खुद ब खुद जो है सब चीज आपके सामने आ जाता है। प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहता हूं अंत में कि आप अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को पहचानिए, और अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो दुनिया में कोई नहीं है जो आपकी वेग को रोक सके। यू विल फ्लाई कलर्स, और सफलता जो है आपके चरण चुमे। थैंक यू। धन्यवाद तिवारी सर, आपकी इस वाणी से निश्चित रूप से हमारे बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, और इसको वो अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करेंगे। अब हम चलना चाहेंगे उस पर्सनालिटी के पास जिसने विद्यालय में इस तरह के बहुत सारे आयोजनों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करने में मदद दी, और जिनके प्रयासों को केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट हमेशा याद रखेगा। जब भी केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट का इतिहास लिखा जाएगा तो उस व्यक्तित्व को याद किया जाएगा। इनके सर्विसेज को केंद्रीय विद्यालय दिल्ली ने भी रिकॉग्नाइज किया, पहचाना, और उनको सम्मानित किया गया। तो ऐसे पर्सनालिटी को अपने बीच पाते में हर्षित तो हुई, लेकिन उनकी आवाज को सुने बिना ये हमारे बच्चे बेचैन रहेंगे। तो मैं इन बच्चों की बेचैनी को दूर करने के लिए, हम तो एक शिक्षक साथी के रूप में हमेशा सुनते ही रहते हैं, लेकिन इन बच्चों की बेचैनी को दूर करना एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपनी बड़ी बहन श्रीमती वीना लिडू मैडम को। आप आए और अपने 2 शब्दों से इस युवा मन को शांत करने का प्रयास करें। थैंक यू सर। पहले तो इतना ज्यादा कि उसकी हकदार नहीं जितना बोल रहे हैं, तो आप मुझसे कहीं अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, तो ये आपका बड़प्पन है जो आप ऐसा कह रहे हैं। मैं ऐसा कुछ समझती नहीं। तो मैं अभी जो कहना चाहूंगी वो बच्चों से कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ अमेंडमेंट चाहूंगी मैं। तो मैंने नोट कर रखे हैं, तो मैं एक एक करके बच्चों से बात करूंगी। वी आर जस्ट, जो मुझे बोलना है जो कुछ वो बाद में फाइनल में होगा। अभी मैं बच्चों का थोड़ा सा सजेशंस देना चाहूंगी। ठीक है सर? ठीक है, सुन रहा हूं मैं। हाँ जी। तो इसमें मैं मतलब 1 by 1 बोलूंगी। मैंने कुछ बच्चों की कुछ मिस्टेक्स, लैंग्वेज मिस्टेक्स है, कुछ है, मैं चाहती हूँ परफेक्ट हो, कोई गलती ना रहे। सबसे पहले ममता जान से सुनो, मैं एक एक को एड्रेस कर रही हूँ बच्चे को। आपने बेटा वो बोला था गांधी जी डू नॉट, उसमें गांधी जी डिड नॉट, एक जगह में डू नॉट लिखा है, ये पास्ट टेंस में आना चाहिए। आप डू नॉट को डिड नॉट कह रहे। ममता आप सुन रहे हैं बेटा मेरे बात? यस मैम, यस मैम। हाँ, आपने कही डू नॉट, गांधी जी डू नॉट डू दिस, इट्स डिड नॉट डू, इसमें पास्ट टेंस लगाइए। ठीक है? बाकी आपने बहुत अच्छा बोला भी, श्लोक भी, आपका गाना भी एक्सीलेंट है। ये थोड़ी सी चीजें जो मेरी नजर से गुजरी, मैं उसको ठीक करना चाहूंगी। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके। और सबसे ज्यादा जो मैं अप्रिशिएट करूंगी, तालियां बजाऊंगी, वो वैष्णवी के लिए। वैष्णवी का इतना सुंदर मुझे लगा, मैं कह नहीं सकती। मैं उसको अपनी तरफ से एक स्पेशल प्राइज भी देना चाहूंगी वैष्णवी को। कहाँ है वैष्णवी सर? और वैष्णवी को जब स्क्रीन पे लाएंगे सर, उसको अकेला आने दीजिए, जैसे ये बोल रही ना, उसको देखने दीजिए, सब उसको देखेंगे। मैं चाहती हूँ सब उसको अप्रिशिएट करें। वैष्णवी के लिए सारे जो बच्चे हैं एक स्पेशल क्लैप करेंगे। वैष्णवी पैकेज, a special clap for Vaishnavi, all of you. Thank you. बहुत अच्छा बेटा, आपने एक दिन में इतना सुंदर प्रेजेंटेशन तैयार किया। आई एम सो हैप्पी, गॉड ब्लेस यू। मजा आया आपकी बात सुन के। ठीक है? तो ये मैं दिल से कह रही हूँ, बहुत अच्छा लगा आपके एक्सप्रेशंस, आपकी मासूमियत, आपका जो सिंपलिसिटी, एवरीथिंग इज वर्थ एप्रिसिएशन। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा किया बेटा आपने। ठीक है?
ऐसे ही बोलते रहिए, ठीक है। वेल डन, वेरी वेल डन, नाइस। और अब मैं मौसम के लिए उसमें हैड मौसम आपने बेचा विच ही हैड टेकन, कहीं हैज टेकन आपने यूज किया, उसमें हैड टेकन आना चाहिए। मौसम, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी। मौसम, हाँ, ये पास्ट में आप बोल रहे हैं ही हैज टेकन, उसको पास्ट में कर दीजिए, हैड टेकन कर दीजिए। उसमें थोड़ा सा आप अपने स्क्रिप्ट में अपने गांधी जी ही हैज टेकन, वो नॉन वेज नहीं खाते थे, वो हैड वो पास्ट में